नमस्कार, आयुर्वेथी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा शरीर जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम से बना हुआ है। तो हमने दोष विवेचना कर ली, धातुओं के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मल। तो मल का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में किस प्रकार बताया गया है और प्रमुख मल जो बताया गया है वो क्या है और कुछ धातुओं के मल होते हैं वो मल क्या होते हैं और उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? मल। तो मल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर में अवांछनीय हो, यानी जो शरीर से हमें बाहर निकालना हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल कहते हैं। तो ये मल का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसी चीज़ जो हमें शरीर से बाहर निकालना और अवांछनीय है, अवांछनीय, ये बहुत रूढ़ी शब्द है। अवांछनीय कह देने से तो जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल ये तीनों मिलाकर के शरीर का मूल कहलाते हैं। मूल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो ये कैसा कार्य करते हैं? धातु का। यानी मल कोई ऐसी चीज है कि जो साम्यावस्था में रहे तो वो धातु का कार्य करती है और जब वह उससे अधिक हो जाए या उससे कम हो जाए तब वो व्याधि को उत्पन्न करता है और तब हम उसको अवांछनीय की संज्ञा देते हैं। जैसे मान लीजिए सीरम बिलिरुबिन ही है। बिलिरुबिन क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनने वाला एक बाई प्रोडक्ट है। वो हमारे शरीर में अवांछनीय है, लेकिन जब तक वो फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रहता है तब तक वो हमारे लिए किसी प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति नहीं करता है, बल्कि हमारे जो ब्लड का जो कंपोजिशन है वो उसका एक पार्ट है। बात समझ में आ रही? इसी तरह से क्या होता है, जैसे यूरिन है, तो यूरिन है तो ऐसा नहीं कि 1 से 1.5 लीटर जो पर डे 24 घंटे में प्रोडक्ट है वो एसिडिटी प्रोडक्ट के रूप में वो बनता है, ठीक। तो वो तो हमारे लिए नॉर्मल है, वो हमारे शरीर का क्या है? मूल का उस समय कार्य कर रहा है। लेकिन वही जब मान लीजिए एन्यूरिया हो जाए या पॉलीयूरिया हो जाए या बहुत ज़्यादा, मतलब कहने मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन होने लगे या बिल्कुल यूरिन ना हो, तब वह क्या कहलाएगा? मल। वो आपको दूषित करने वाला हो जाएगा, उसको अवांछनीय बोलेंगे। तो बात समझ में आई? जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि मल हमारे शरीर का क्या है? मूल है। और तब तक है जब तक वो अपने फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर है। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम हो गया तब हम उसको मल की संज्ञा दे सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक हम उसे धातु संज्ञा भी देते हैं। लेकिन रूढ़ी के अनुसार जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? मूत्र पुरुष श्वेत का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम मल को समझते हैं। तो मल विवेचना में आप देखिए सबसे पहले आता है निरुक्ति। निरुक्ति में आता है मृज्यते शोध्यते शरीरम अनेन इति मला। मृज्यते शोध्यते शरीरम अनेन इति मला, अर्थात जिसके नियम पूर्वक उत्सर्जन से, यानी कि वह एक समय के अनुसार शरीर से निकलता रहता है नियम पूर्वक। नियम पूर्वक पे ध्यान दीजिएगा। पीरियाडिक होता है, पर डे बनता है। नियम पूर्वक शरीर के उत्सर्जन से शरीर की शुद्धि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ निरुक्ति का। दूसरा देखिए क्या लिखा है आचार्य सारंगधर का है, मलिनीकरणान मला। जो हमारे शरीर को मलिन कर दे, गंदा कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर आता अष्टांग संग्रह का मलिनीकरणात् आहार मलत्वान मला। जो हम ये भी सेम चीज़ ही बता रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति आहार द्रव्यों के, जिसकी उत्पत्ति आहार द्रव्यों के पक्वाहार मला, आहार द्रव्यों के पकने के उपरांत बनता है और जिसके अंदर मलिन करने की क्षमता है वह क्या कहलाता है? मल कहलाता है, ठीक। तीसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, शरीर तत्व दर्शन का है, कुछ इसमें अर्थ भी है। सामर्थ्यहीनो धातुनाम विभागसो मल संज्ञा, यानी हमारे शरीर का जो धातु सामर्थ्यहीन हो जाता है
जो धातु सामर्थ्य यानी कोई कार्य नहीं कर पाता है, उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, बल नहीं रहता, वो किसी प्रकार से हमारे शरीर को पोषण धारण नहीं कर सकता है, उसको हम लोग सामर्थ्यहीन धातु के विभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मल संज्ञा देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्या बोला कि जो क्षय वृद्धि के कर्म को करने में क्या होगा, धातुओं का सामर्थ्य क्या है, क्षय होना, वृद्धि होना, व्याधि उत्पन्न करना। जो क्षय वृद्धि करने में समर्थ नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल संज्ञा देते हैं। उसको हम लोग क्या देते हैं, मल संज्ञा देते हैं। क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। शुरुआती टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है मल और किट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मल और किट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आयुर्वेद में जगह जगह मल किट दोनों शब्दों का वर्णन किया गया है और कई जगह तो एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में भी किया गया है, लेकिन प्रायः हम जो समझ रहे हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मल शब्द का प्रयोग जो है आहार मल के रूप में वर्णित है और किट शब्द का प्रयोग जो है वह धातु के रूप में या धातु मल के रूप में, किट्टों को धातु नाम मला, यानी अगर आपका मल आ जाता है तो इसका मतलब आहार मल, आहार मल में क्या होगा, मूत्र और पुरीष होगा, ठीक है। और धातु मल के रूप में जो आएगा वह क्या कहलाएगा, किट कहलाएगा। इसी में एक और, सारा तो मल पढ़ना ही है, एक स्वेद भी धातु मल के रूप में आता है, ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे आता है मलों की संख्या। मलों की संख्या क्या है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या बताई है, पहले हमको वो समझना होगा। इसमें धातु मल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हम सब कवर कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले श्लोक आता है, वो देखिए, आगे टेबल उसके थ्रू भी समझा देंगे, पहले श्लोक याद करिए क्योंकि हम श्लोक पहले भी चर्चा हो चुकी है और सब धातुओं को पढ़ाते समय मैं थोड़ा थोड़ा बताते गया हूँ। अभी देखिए क्या आता है, किट्टम अन्यस्यः, किट्टम अन्यस्यः वीडमूत्रम, ठीक, यानी कि किट्टम अन्यस्य, अन्न का जो मल होता है वो क्या होता है, पुरीष और मूत्र होता है, वीड और मूत्र होता है, ठीक। रसस्य तु कफो, रस का क्या होता है, कफ होता है। असृजम पित्तम, रक्त, असृज पर्याय किसका है, रक्त का ही, तो यहाँ पे क्या है, वो मल के रूप में था। असृजम पित्तम, रक्त का क्या होगा, पित्त होगा। मांस का खमल होगा, मेद का स्वेद होगा। स्यात् किट्टे केश लोमास्तनो, अस्थि का क्या होगा, केश और लोम होगा। और मज्जा का क्या होगा, स्नेहो अच्छी वीट त्वचाम, मज्जा का मल क्या होगा, अच्छी का, और त्वचा का जो स्नेह होता है वह इसका मल कहलाता है, ठीक। सुश्रुत का देखिए, ये क्रम से बताते हैं और हमको क्या करना है, रस रक्त मांस में ऐसे इस पर सेट कर लेना है। तो आगे टेबल में समझ में आएगा, मैं पढ़ दे रहा। कफ पित्तम मलखेसु स्वेदः स्याद नखरोमचः नेत्रवीट त्वचु च स्नेहो धातुनाम क्रमशः मलः। कफ किसका हो गया, रस का हो गया। पित्त किसका हो गया, रक्त का हो गया। खाली स्थान का मल जो है वह मांस का हो गया। मेद का क्या हो गया, स्वेद हो गया। रस रक्त मांस में अस्थि, अस्थि का क्या हो गया, नख और रोम हो गया, ठीक। मज्जा का क्या हो गया, आपका त्वचा का स्नेह हो गया, अच्छी स्नेह हो, सेम यहाँ भी है, धातु नाम क्रमशः मल, ठीक। अष्टांग हृदय ने क्या किया, सातों का सात बताया, अभी चर्चा हुई है लास्ट लेक्चर में। कफ पित्त मलाखेसु प्रश्वेद नखरोम च स्नेहो अच्छी वीग त्वचाम ओजो, ओजो धातु नाम क्रमशः मल। इन्होंने एक विशेष बोला कि ओज जो है शुक्र धातु का मल के रूप में आता है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है अष्टांग संग्रह के अनुसार मूत्र शकृत स्वेदायोपी छह, यानी मूत्र पुरुष स्वेद ही मल होते हैं, ये क्लियर हुआ। फिर आगे एक श्लोक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, सारंगधर का। ये इन्होंने सातों धातुओं के एक एक मल बताए हैं। आहार का मल का तो हो गया, मूत्र और पुरुष हो गया, ठीक। और सातों धातुओं का मल जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अथ सप्त धातु नाम, अथ शब्द धातु नाम, मलास्त द्रुत अति मलास्त उत्पत्ति क्रमः, जीवा, यहाँ से याद करिएगा, जीवा नेत्र कपोला नाम, जलम पित्तम च रंजकम, कर्ण वीड वीड
सनादंतम दंत कच्छा में राजिसम मलह नख नेत्र मलम वक्त्रे इस निग्धोम पीटिका तथा जायन्ते सप्त धातु नाम मल्यात अनुक्रम। यानी रस से हमें शुरू करना। ठीक, तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा। बाकी श्लोक को ब्रेक करके जो बनेगा वो एक चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले जो आता है वह आता है आपका चरक संहिता के अनुसार। तो इसमें खास बात क्या दिख रही है वो मैं पहले बता दे रहा। शुक्र का मल जो है, शुक्र का मल जो है चरक और सुश्रुत दोनों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इसको क्या मानते हैं, यह स्वर्ण के समान शुद्ध होता है शुक्र, इसलिए इसका कोई मल नहीं होगा। ठीक, अष्टांग हृदय के साथ हमने पढ़ा था, हृदय में क्या है, ओज जो है शुक्र का मल बताया है अष्टांग हृदय में, याद रखिएगा। और जो खास एक बात आती है, जो लास्ट श्लोक याद करने को बोला हूं, सारंगधर ने क्या बोला, एक एक धातु का एक एक मल। तो देखिए सबसे पहले देखिए रस का क्या होता है, कफ होता है, सुश्रुत भी कफ मानते हैं, अष्टांग हृदय भी कफ मानते हैं। रक्त का पित्त पित्त पित्त, मांसस्य खमलोम खमल खमल, मेद का स्वेद स्वेद स्वेद, कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, आप याद रखिएगा। अस्थि में क्या आता है, केस रोम और नख, केस रोम और नख माना है चरक ने, और सुश्रुत ने नख और रोम माना है, केस नहीं माना है, केस नहीं माना है। तो नख और रोम केस एक ही है, लेकिन फिर भी टर्मोलॉजी के लिए आप याद रखिएगा। अष्टांग हृदय नख और रोम को मानते हैं। मज्जा में क्या है देखिए, अच्छी मल त्वचा स्नेह, ठीक, अच्छी का मल और त्वचा का स्नेह, और यहाँ भी नेत्र और त्वचा का मल सेम है, और नेत्रमल त्वचा स्नेह सेम है। शुक्र का मल ये दो लोग नहीं मानते, और अष्टांग हृदय ओज मानते हैं, तो सेम है, बस लास्ट में आकर के धातु नाम क्रमशः मल ओज आ जाता है यहाँ पे। सारंगधर का जो अवदान है वो देखिए, रस इन्होंने थोड़ा अलग माना है। रस का क्या माना, जीवा नेत्र कपोला नाम, जीवा और नेत्र और कपोल का जो जल होता है उसको माना इन्होंने। रक्त में क्या माना, रंजक पित्त माना। कर्ण का कर्ण मल माना। मेढ्र में क्या माना, जीवा दंत कच्छा मेढ्र आदिजम मलह, ठीक, जीवा दंत मेढ्र, मेढ्र यानी पेनिस वगैरह, जो जननेंद्रियों का जो मल होता उसको माना। अस्थि का नख माना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आया मज्जा का क्या माना, नेत्र और मुख का स्नेह, क्या माना, नेत्र और मुख का स्नेह। और ये वेरी इंपॉर्टेंट माना कि जो शुक्र का जो मल होता है वह क्या होता है, जो युवान पीड़िकाएं होती हैं, यानी जो मुहासे होते हैं, एक्नी वगैरह होता है युवावस्था में, तो वह शुक्र के मल के रूप में उन्होंने बताया। किन्होंने बताया, आचार्य सारंगधर ने बताया। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब आता है टॉपिक हम लोग का मल का महत्व। तो वही बात है, जब मल हमारे शरीर में सम्यक अवस्था में होंगे तो धातु का कार्य करेंगे, धारण का कार्य करेंगे, पोषण का कार्य करेंगे। मल जो हमारे शरीर में सम्यक अवस्था में रहेंगे अगर फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर, तो क्या होगा, वह ये कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया कि मल हमारे शरीर का बल है, किस कंडीशन में, तस्मात् पुरुष संरक्षम विशेषेद राज्यक्षमा। राज्यक्षमा एक बीमारी होती है जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। उसमें सभी धातुओं का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मांस का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होने लगता है। सर्व धातु क्षयार्तस्य, सभी धातुओं का क्या होता है, क्षय हो जाता है। और क्षय होने से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में मल ही उसका बल होता है, ठीक। उसके मल की यानी कि पुरीस और मूत्र आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए। कारण क्या है कि बल इतना कम हो जाता है, उसको बार बार डायरिया होता है, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का। तो जब डायरिया बार बार होता है, तो डायरिया होने से मैनेजमेंट पहले उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, इस वजह से क्या होता था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि अगर कोई राज्यक्षमा का पीड़ित रोगी है, राज्यक्षमा से पीड़ित है, तो उसका क्या है, मल ही उसका बल होता है। बलम तस्हि बीड बलम, बीड मतलब पुरीस,
उसका बल क्या है? पुरीस है। उस पुरीस की आपको यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आगे देखिए, योग रत्नाकर का एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है। ये क्या बोलते हैं? शुक्रायत्तम बलम पुंसाम मलायत्तम च जीवनम। शुक्रायत्तम बलम पुष्मान पुंसाम, पुरुष का बल क्या होता है? शुक्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार जो भी कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, MCQ में आता है। शुक्रायत्यम बलम पुंसाम, यानी पुरुष का जो बल होता है वो क्या होता है? शुक्र होता है। और मलायत्तम च जीवनम, मल में क्या होता है? जीवन होता है। दो लाइनें याद रख लीजिएगा। प्लस आगे उन्होंने बोला तस्मास यत्नेन रक्षणम यक्ष्मिणो मल रेतसी, इसलिए यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसमें? राजयक्ष्मा से रोगी पीड़ित में। किसका? मल और रेतस का। मल मतलब वीड का, और पुरीस का, और रेतस मतलब शुक्र का, क्योंकि शुक्र में जीवन है। शुक्र में जीवन है। मल में क्या है? नहीं, मल में जीवन है, और शुक्र में क्या है? बल है। शुक्र में बल, शुक्र में क्या है? बल है, और मल में क्या है? जीवन है। ये कई बार का पूछा हुआ है, कंफ्यूजन बार बार होता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि शुक्रायत्तम, जो श्लोक याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। शुक्रायत्तम बलम पुंसाम मलायत्तम च जीवनम तस्मान यत्नेन संरक्षम यक्ष्मिणो मल रेतसी। तो जब श्लोक याद कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। ऐसे बोलने में कन्फ्यूजन होता है। शुक्र में क्या है? बल है। मल में क्या है? जीवन है। बाकी आप कोड वोड से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मलोचित्वात देहस्य क्षय वृद्धेसी पीड़ितम। अष्टांग हृदय का एक सिद्धांत है कि मल यदि बढ़ जाए तो कम कष्ट देता है, और मल का क्षय ज़्यादा कष्ट देता है। तो वही दिया इन्होंने कि मल का क्षय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल का क्षय अधिक कष्टदायी होता है। ठीक, आगे देखिए, मल की उत्पत्ति और पोषण कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, मल की उत्पत्ति कैसे होगी? तो जो शरीर में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे त्रिविध परिणामवाद, तो उसमें आहार पाक वाला चैप्टर टॉपिक को वहाँ जाके कंसर्न करके एक बार देखिएगा। शरीर गुणा पुनर्द्विविधा संग्रहण मलभूता प्रसाद भूता, जो भी खाते मलभूत और प्रसाद भूत में दो भाग में बढ़ जाता है। जो शरीर मलभूत होता है वो शरीर में बाधा करने वाला होता है, उससे उसकी उत्पत्ति होती है, और उसी से बारी बारी में उसका पोषण भी होता रहता है। उत्पत्ति का मीन्स क्या है? पोषण ही है एक तरीके से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब आपका जो टॉपिक आता है वो आता है पुरीस का विवेचन। तो पुरीस, मूत्र और श्वेत, तीन टॉपिक हमको पढ़ना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपका मूत्र है, मूत्र उत्पत्ति जो एग्जाम में आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट। पुरीस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा वो सब जो श्लोक्स हैं मैं उनको कवर कर दे रहा आपको। ठीक है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो ये जो आपको श्लोक लिखा है आप बता देंगे कहाँ का श्लोक है? हाँ, कटु अवस्था। कटु अवस्था पाक का क्या होता है? श्लोक है जहाँ पे अवस्था पाक में पढ़ा रहा था। वेरी गुड। वहाँ पे क्या है? कटु अवस्था पाक का श्लोक है, पक्वास्यम तु प्राप्तस्य स्वच्छमाणम बहिनाम पर पिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटिभवात्। यानी जो पक्वासे में गया हुआ जो भी भोजन है, यानी जो पक गया है, वो क्या होता है? शुष्यमाणम बहिनाम, अग्नि के द्वारा सूखा दिया जाता है। सूखा देने से क्या होता है? वहाँ पे वह पिंडित हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, परिपिंडित पक्वस्य, और वहाँ पे कटु वायु की उत्पत्ति करता है। यही आपका कटु अवस्था पाक होता है। और मल उत्पत्ति, इसी ये जो परिपिंडित भाग जो बना हुआ है वही क्या है? आपका पुरीस है। ठीक, वही क्या है? आपका पुरीस है। अब बाकी जो आगे के श्लोक हैं वो थोड़ा सा एनाटॉमी वाले लेक्चर में आपको मिलेगा, रचना शरीर वाले में थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ। तत्रापि वातस्थान पक्वाशयो विशेषण वातस्थानम, जो ये पक्वाशय है वो वात का स्थान है। कौन से वात का? तो सभी वात है वहाँ पे तो बताया ही गया है नाभि के नीचे, लेकिन क्या होता है विशेष रूप से? क्या होता है? अपान वायु का वह कार्य क्षेत्र होता है। सृजति मूत्र आर्थो पुरीसम च,
तो पुरीस और आर्तो और ये सब जो है ये यहीं से निकलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है वात वर्चो स्थूल आंतरम प्रतिबद्धम गुदम नाम। वात मतलब वायु, वर्च मतलब क्या हो गया आपका, पुरुष हो गया। नीरसम जहाँ स्थूल आंत से निकलता है उसी को हम लोग गुद बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के आगे वाला जो पार्ट होता है सीकम कोलम रेक्टम, उसी को हम लोग गुद बोलते हैं, वहाँ से वह निकलता है। क्या निकलता है, वात वर्चो नीरसम। फिर आता है देखिए तत्र किट्टम च मलम गेयम तिष्ठेत पक्वास। जो पक्वाशय में जो आपका मल है वह वली त्रिय मार्गेणम, वो 3 प्रकार की वलियों वाले, 3 प्रकार के वलियों वाले, एक तरीके से रेक्टम को ही बता रहे हैं। वली त्रिय मार्गेणम यात आनेन नोदितम, वो उससे बाहर निकलता है, ये रेक्टम को ही डिफाइन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरीस बोलते हैं, या गुद मार्ग को बताते हुए ये रेफरेंस आता है। ठीक, फिर आगे का देखिए, आगे आता है पुरीस धरा कला। तो पुरीस धरा क्या कला क्या है, पंचमी पुरीस धरा नाम यावंत कोष्ठे मल विभजते, यानी मल का विभाजन होता है पक्वाशयस्था यकृत समन्तम कोष्ठम च तथा अंतराणी समाश्रिता कुंडुकस्तम विभजते मलम मलधरा कला। तीनों ने बहुत अच्छी विवेचना करते हुए बताया कि पंचम कला का नाम पुरीस धरा कला है। यह पक्वाशय और स्थूल आंत्र में स्थित होती है। ठीक, पक्वाशय और स्थूल आंत्र में स्थित होती है। तो पक्वाशय के स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे स्थित होती है। और यह कोष्ठ में चारों ओर, तो क्षुद्रांत यथा अंतराणी, कोष्ठ में चारों ओर, और यकृत। ठीक, यकृत हो गया आपका। कुल मिला के ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आकर के फिर यहाँ जा रहा है। ठीक, और जो बीच का जो सारा पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। तो ये लीवर जो है आपका राइट साइड से इस तरह से, तो वही उन्होंने बोला यकृत के आश्रित रहता है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और यही जो है मल का स्थान है। ठीक, वही चीज़ वो बता रहे हैं। यह कोष्ठ में चारों ओर क्षुद्रांत यकृत और प्लीहा के ऊपर आश्रित रहता है, समाश्रितम उंडकस्तु विभजते, उंडकस्तु विभजते। वहाँ उंडुक में क्या होता है, इनका विभाजन हो जाता है। क्या विभाजन होता है, उंडुक यहाँ आप क्या समझेंगे, जो आपका सीकम पोर्शन है वहाँ पे क्या होता है, मल का जो पुरीस का निर्माण हो जाता है। तो जो उसको धारण किए रहता है ये पुरीस धरा कला, ये सारी पुरीस धरा कला, यानी सीकम कोलन रेक्टम पूरा लार्ज इंटेस्टाइन आपका पुरीस धरा कला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे आते हैं, आगे आता है पुरुष की मात्रा। पुरुष की मात्रा इजी है, सप्त पुरुषस्य 7 अंजलि मात्रा पुरुष की बताई गई है। मूत्र पुरुष स्वेद 4, 7 और 10। पुरुष की मात्रा कितनी है, 7 अंजलि, मूत्र की 4 अंजलि, और रस और जल धातु के साथ मिलाकर के स्वेद 10 अंजलि। तो याद रखिएगा 4, 7, 10 याद हो जाएगा। पुरुष कितना है, सप्त पुरुषस्य। फिर आता है पुरुष का पंच भौतिक संगठन क्या होगा, पुरुषम पार्थिवम। पुरुष कैसा होगा, पार्थिव होगा। जाहिर सी बात है कठोर रहता है, पार्थिव महाभूत की इसमें अधिकता होती है। ठीक, अब आता है पुरुष वहा स्रोतस। पुरुष वहा द्वे त्रयोमूलम पक्वाशयो गुदम च। क्या होता है, पक्वाशय और गुद क्या होता है, पुरुष धरा कला है। पुरुष वहा नाम सोचम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। तो वही लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन और थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। देखिए कहने का मतलब ये है कि आमाशय और पक्वाशय 2 टर्म आता है। आमाशय जहाँ भोजन आम अवस्था में अभी पाचन नहीं हुआ उसका, तो उसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। पक्वाशय उसको बोलते हैं जहाँ पे भोजन का पाक हो गया है। तो पाक हो गया तो यानी कि वहाँ मल और सार और कीट का विभाजन स्टार्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है पुरुष व स्वतः क्या होगा, पक्वाशय। जहाँ से भी पुरुष का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा वो पक्वाशय कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इन्होंने एक चक्रपाणी का एक टर्म है, वो उन्होंने शब्द दिया उत्तर गुदम यत पुरुषम अवतिष्ठते। उत्तर गुद जो होता है वह जहाँ पुरुष पर रहता है, ये च निष्क्रमति तद उत्तर गुदम, यानी कि जो उत्तर गुद होता है वहाँ से पुरुष का निष्क्रमण होता है, पुरुष वहाँ से
बाहर निकलता है। ठीक, चक्रपाणी का ये मत, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये नया है। ठीक है, तो उत्तर गुद और अधर गुद का जो कॉन्सेप्ट है चक्रपाणी ने दिया था। तो उत्तर गुद वह रहता है जहाँ पे पुरुष जो रहता है वह एकत्रित होता है। ठीक, और अधर गुद जो होता है वहाँ से पुरुष जो है बाहर निकलता है, पुरुष बाहर निकलता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उत्तर गुद और अधर गुद को लेकर के है। ओके, अब आगे चलते हैं पुरुष के कर्म को लेकर के। तो अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं? अवष्टम्भम अनिल धारणे सकृतम। सकृत भी किसका पर्याय है? पुरुष का पर्याय होता है। और एक शब्द और आता है अवष्टम्भम पुरुषस्य। अवष्टम्भम शरीरम धारण शक्ति। ये टिप्पणी से आप समझिए, अवष्टम्भ का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता। जिसके देखिए पुरुष अगर बहुत ज़्यादा ऐसे डायरिया वगैरह हो जाए तो बहुत जल्दी आपका शरीर की जो स्थिरता है वो नष्ट हो जाती है, आपको चक्कर आने लगता है, आपको कोलैप्स होने लगते हैं। तो 7-8 डायरिया हो जाए उतने में भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये कॉन्सेप्ट रखिए, पुरुष जो रहता है वह धारण करने का कार्य करता है। पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम, ये भी याद रखिएगा। पुरुष क्या करता है? उपस्तंभम करता है और वायु प्लस अग्नि का धारण करता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो पुरुष में क्या है? वायु और अग्नि है, और अवष्टंभन करना पुरुष का कार्य है। और अवष्टंभन का अर्थ क्या होता है? धारण शक्ति इंदु के अनुसार है। ठीक, ओके। पुरुष क्षय का क्या लक्षण होगा? पुरुष क्षय हो जाएगा शरीर में तो क्या होगा ये देखिए। पुरुष क्षय में क्या होता है? क्षीणे सकृतम च अंतराणी पीड़यानि मारुतः। आंत में क्या होगा? पीड़न होगा, वायु बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगी, उससे पेन होगा। रुक्षस्य अन्यत्रयम कुच्छित तिर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति। वायु की गति इधर उधर होगी और जिससे क्या होगा? आपको पीड़ा होगी। ठीक है, शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है पुरुष के क्षय होने से। वायु ऊपर की तरफ और तिर्यक जाती है जिससे पीड़ा होती है। ये भी यही दिया, हृदय पार्श्व पीड़ा होगी। सशब्दस्य वायु ऊर्ध्वगमनम। वायु क्या है? सशब्द करते हुए पूरे शरीर में गुड़गुड़ करते हुए जा रही है। कुच्छो संचरणम च, कुच्छी में संचरण करेगा। ठीक, तो जहाँ गुड़गुड़ शब्द होता है उसके लिए एक टर्म आया हुआ है, उसका टर्म का नाम क्या है? आदमान एक आटोप, आटोप, आटोप है। गुड। ठीक, फिर आता है पुरुष वृद्धि के लक्षण। पुरुष वृद्धि देख लो, पुरुष वृद्धि आटोप, आटोप कुछ शूलम च। तो जहाँ से भी गुड़गुड़ आवाज आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आटोप होगा। पुरुष वृद्धि में भी यही मिल रहा है, क्षय में भी लगभग, क्योंकि वायु के संचरण से गति आ रही तो वहाँ भी वो मिलता है। फिर आता है आटोपम इदम शब्द अधमानम। आटोप भी रहता है और साथ में आधमान। आधमान मतलब क्या होता है? भरा भरा लगेगा, टाइटनेस लगेगी पेट में, वो है कुछ ही। आत्मानम आटोपम गौरवम वेदना सकृतम, ये कॉन्सेप्ट है। गौरव होगा, वेदना होगा, और कुछ ही में आधमान और आटोप दोनों देखने को मिलेगा। आधमान आटोप क्या है यह कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक, साम और निराम पुरुष का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए जहाँ पे साम होगा उसमें गुरुता होगी, वो डूब जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आता है। और जो निराम होगा तो लघु होगा, वो तैरेगा। तो मल परीक्षा ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो देख लीजिए, संश्रिष्टम संश्रिष्ट हो जाएगा। अभी दोषे स्तन्यम अवसीदति, अवसीदति मतलब डूब जाता है। ठीक, पुरुषम दुर्गंधी होगा, पिच्छल होगा। च आम संज्ञकम, उसको हम लोग आम पुरुष बोलेंगे। एता तुलिंगानी विपराती, जो इसके विपरीत होगा उसको हम लोग, इसमें लघुता होगी, उसको हम लोग पक को बोलेंगे, यानी निराम पुरुष बोलेंगे। तो कुल मिला के जो दुर्गंधित है और मल में डूब जा रहा है उसको हम लोग आम बोलेंगे। आम मतलब विथ टॉक्सिन्स है। और जो लघु है और दुर्गंधित नहीं है उसको हम लोग निराम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, चूँकि मेन तो यही पढ़ाना था मूत्र विवेचन, तो वो मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और पुरुष के बारे में हमने पढ़ लिया है।
तो वो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको याद करके रखिएगा। और मूत्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि चरक से मत से जो मूत्र की उत्पत्ति होती है उसको देखिए। कीट मूत्रस्य किट्टम अन्यस्य बीडमूत्रम, किट्टम अन्यस्य बीडमूत्रम। तो अन्यस्य बीडमूत्रम, जो आहार का मल होता है क्या होता है, बीड और मूत्र होता है। बीड मतलब पुरुष हो गया, और दूसरा पुरुष के बारे में विवेचना कर ली। हम क्या पढ़ रहे हैं, मूत्र पढ़ रहे हैं। सुश्रुत के अनुसार क्या है, बीड मूत्र आहार मला। आहार का मल क्या है, मूत्र और बीड है। तो इन दोनों का आचार्यों ने मूत्र और पुरुष का वर्णन किया है। अब देखिए बनता कैसे है। पक्वमासे मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधे अन्नपानम पचति विवेच्यति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी। ठीक, जो पाचक पित्त होता है, जो आम पक्वासे अमाशय के मध्य होता है, वह आहार का पाचन करने के उपरांत उसका विवेचन करता है। चतुर्विधि अन्न यानी पान रसन भक्ष्य और लेह का विवेचन करता है, उनको अलग अलग करता है। क्या अलग करता है, सार को और मल को। तो मल के रूप में क्या करता है, रस दोष रस मूत्र पुरुषाणी, मूत्र और पुरुष और आहार रस को अलग कर देता है। ये कौन करता है आपका, कौन कर रहा है, ये पाचक पित्त कर रहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, वनी पक्वासे में ही इसका भी विवेचन हो रहा है। आहारम प्रसादख्यो रस किंगम च मलाख्यम अभिवर्तते किट्टात स्वेद मूत्र पुरुष पुष्यंती। तो जो भी हम आहार करते हैं उसके मल के रूप में या किट के रूप में जो भी प्राप्त होता है वह क्या होता है, मूत्र पुरुष, स्वेद मूत्र और पुरुष, इन तीनों का क्या करता है, पोषण करता है। यानी कि आहार जो भी हम करते हैं उसके त्रिविध भाग होते हैं, स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। तो एक तो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा जो सूक्ष्म भाग होगा, फिर वो क्या होता है, अगली धातु बनाता है, साथ में उसका मल बनता है। यहाँ भी क्या होता है, आहार रस का भी सार भाग बनेगा, आहार रस, उसके बाद मल बनेगा। जो मल बनेगा उससे मूत्र और पुरुष बनेगा, और आगे जाके जो मेद से जो मल बनने वाला है धातु मल के रूप में, वह स्वेद बनता है। तो ये उत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी है, ये देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ मूत्र संबंधी या अंगों के बारे में विवेचना मिलती है। तो अभी हम क्या समझते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है हमारे शरीर में, किडनी होगी और यूरेटर होगा, ब्लैडर होगा और यूरिथ्रा होगा। हम इतना जानते हैं, 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होगा और एक यूरिथ्रा होगा। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं। तो कुछ अथर्ववेद है, कुछ और मतांतर हमको मिलता है, तो उसमें पक्वासे को भी एक ऐड किया गया है, एक कॉन्सेप्ट वो है। बाकी इजी आप देखिए क्या है, यंत्रायसु गवनी, गवनी बस्ती, गवनी है, गवनी मतलब सब यूरेटर वगैरह को बताने के लिए, गवनी बस्ती संस्कृताम एवाते मूत्रम। तो क्या होता है, जो गवनी आदि हैं ये क्या होती हैं आपकी, ये बताती हैं किसको, मूत्र के अंग को बताने वाली हैं। ठीक, तो इसमें आप देखिए फिर आगे, यत अंतरेशु, यहाँ अंतरेशु भी है, आंत हो गया, गवनी हो गया और बस्ती हो गया। ठीक, 3 चीजें। तो आंत और गवनी यानी यूरेटर और बस्ती मतलब ब्लैडर। ठीक, फिर आगे क्या आया, आंतरभ्यम विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्राशयो प्राप्ति साधने पार्श्वे द्वे नाड्यो गवन्य। तो आंत से जो भी निकल करके जो कहाँ जा रहा है, मूत्राशय तक पहुँचा रहा है, ब्लैडर तक पहुँचा रहा है, वह 2 नाड़ियाँ हैं। वही 2 नाड़ियाँ क्या कहलाती हैं, गवनी कहलाती हैं। और गवनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। ठीक, 2 होते हैं यूरेटर्स, पार्श्वे द्वे, पार्श्वे द्वैस्थे नाड्य। ठीक, साइड के 2 नाड़ियाँ आती हैं, याद रखिएगा। फिर आता है अल्प मांस सोडितम अभ्यंतस्थम कट्या मूत्राशयो बस्ती। तो ये कॉन्सेप्ट है एक जो बता रहा है कि सुश्रुत के अनुसार बस्ती मर्म जब बताते उन्होंने बताया है कि बस्ती मर्म जो है अल्प मांस और अल्प सोडित युक्त होता है। यानी बस्ती में थोड़ा सा मांस होता है और थोड़ा सा सोडित होता है, रक्त होता है। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है अंगों को बताते समय। और यह कटी प्रदेश में रहता है, कट्याम, कट्याम मतलब कटी प्रदेश में रहता है। और बस्ती, बस्ती यानी मूत्राशय, मूत्र का आशय जो है वह क्या है, बस्ती है, जहाँ मूत्र पाया जाता है।
ठीक है। अब आगे देखो लास्ट वाला, इस वस्तु स्थूल गुद मुस्क सेवनी मूत्रवाहिनी नाड्याम मध्य मूत्रधारो अम्बुवहानाम सर्वस्त्रो सामुदितम अधीर अवगानानाम प्रतिष्ठा। चरक सिद्धि में क्या है, इन्होंने बोला कि स्थूल गुद यानी कि रेक्टम के पास और मुस्क मतलब क्या होता है, वृषण के पास, मुस्क सेवनी शुक्र मूत्र वाहिनी, शुक्र और मूत्र को ले जाने वाली नाड़ियों के मध्य में क्या होता है, मूत्राशय रहता है, वही उन्होंने बता रखा है। ठीक, कि बस्ती स्थूल यानी बस्ती का स्थान बताते हुए बताया इन्होंने, बस्तिस्तु ये छूट गया, बस्तिस्तु। बस्ती कहाँ रहती है, बस्ती देखिए कहाँ है, स्थूल गुद और मुस्क मतलब टेस्टिस, सेवनी, शुक्रवाह, मूत्रवाह स्रोत के मध्य में मूत्र का आधार और जलवा, मूत्र का आधार और अम्बुवहाना, जल का और अम्बु का, मूत्र का और अम्बु का वहन करने वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। आगे चलें तो कुछ रेफरेंसेस हैं, थोड़ा बहुत जो याद हो याद कर लीजिएगा। फिर आता है मूत्र की उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद करना है। क्या आता है, आहारस्य रससार, आहारस्य रससार, सारहीनो मलद्रव, सारहीनो शिराभिस्तम, जलम नीतम वस्तो आपनियात। यानी आहार रस जो होता है वह दो, मतलब आहार जो होता है वह जो उसका सार होता है वह रस कहलाता है, और जो सारहीन होता है जिसमें इसेंस नहीं होता वह क्या कहलाता है, मल कहलाता है। क्या कहलाता है, मल कहलाता है। सारहीन मल को यानी मल द्रव यानी मूत्र को, सारहीन द्रव को शिराभिस्तम जलम नीतम, शिराएं जो होती हैं उसको खींच करके कहाँ ले जाती हैं, वस्तो मूत्रम आपनियात, बस्ती तक ले जाती हैं। इस प्रकार मूत्र की उत्पत्ति होती है। तो आहारस्य रससार सारहीनो मलद्रव, ये क्रिया कहाँ चलती है, हमें अब समझ में आ गया है, पक्वाशय में चलती है। तो पक्वाशय में चलती है तो पक्वाशय से शिराएं निकलती हैं और उसको कहाँ ले जाती हैं, ब्लैडर तक ले जाती हैं और वहाँ मूत्र का जमा होता है। ठीक, अभी मैं और इसको क्लियर करूँगा कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ हो रही है, कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है। हम लोग को क्या पता है कि मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है, किडनी में होती है, और ये क्या बता रहे हैं कहाँ होती है, पक्वाशय में होती है। तो आप इतना ये समझिए मूत्राशय पक्वाशय का कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा आया है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को डायरिया वगैरह हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और अगर अधिक मात्रा में आप पानी पीते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको यूरिन आएगा। तो एक रिलेशन जो है आपके जो जीआई ट्रैक है उसका किडनी के साथ है, यूरिन फॉर्मेशन से कुछ रिलेशन है, ऐसा आचार्यों का ऑब्जर्वेशन रहा। तो उन्होंने देखा कि अगर मूत्र की हानि हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं वह पानी कम पी रहा है या फिर जीआईटी में उसके पानी कम जा रहा है। तो अब हमें क्या समझना है कि एक तो हो गया पक्वाशय और दूसरे नंबर पे हो गया आपका क्या, किडनी हो गया। तो पक्वाशय और किडनी के मध्य कोई एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि मिसिंग है। तो मिसिंग लिंक क्या है, बहुत सारी नाड़ियाँ ले जाने वाली है ना, नाड्यो वस मूत्र वास्तु अभी आएगा, तो वो कौन सा है, वही जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ठीक, हम लोग को पता है कि जो ब्लड जाता है वो फिल्ट्रेट होता है, वही फिल्टर होकर के यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो बाउमेन कैप्सूल्स रहते हैं। तो ये जो मिसिंग लिंक है उसको अगर हम समझ गए तो आचार्य के द्वारा पक्वाशय कहा गया और आधुनिक में जो किडनी कही गई, दोनों में कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो आयुर्वेद क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ज़्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन में देखने को आया जिसको 4 डायरिया, अभी आप देखेंगे डिहाइड्रेटेड पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जब वो हाइड्रेट होता है उसका यूरिन बढ़ जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा आप क्या करते हैं, आप ORS वगैरह देते हैं, लिक्विड डाइट को बढ़ाने को बोलते हैं। तो ये जो बढ़ाने को आप बोलते हैं वही तो है। तो इसको जब बढ़ाने से यूरिन आ रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में यही आएगा कि जरूर इसका कोई लिंक है, और वास्तव में लिंक है। हम देखते हैं क्या लिंक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वहाँ से वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है, किडनी के पास जाता है, वहाँ फिल्टर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और फिर याडिमल का है आहार जलवाहिनी सिराधरो तिल वृक्को। तो इन्होंने बताया कि स्प्लीन भी है और वृक्क भी, यानी वृक्क कहीं ना कहीं जलवाहिनी या जल का वहन करने वाला होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, दिया हुआ है। ठीक, ये आडेमल कौन है, सारकधर के टीकाकार हैं।
इन्होंने बोला आहार के कीट भाग के जल को धारण करने वाली शिराओं का स्थान तिल वृक्क। तिल वृक्क आप तिल से स्प्रिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ये किडनी के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक, क्योंकि वही जलवाहिनी है, वहाँ पे जल की अधिकता, वहीं यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है वृक्क क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि आचार्य को वृक्क के बारे में पता ही नहीं था, ऐसा नहीं। अच्छा डल्लर का क्या आता है कोटेशन देखिए, वृक्क मांस पिंड द्वयम, दो मांस का पिंड है, एको वाम, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। सॉरी, इसका मतलब ये है कि आचार्य को पता था, ये तो नहीं कह सकते किडनी के बारे में जानते नहीं थे, तो ये कोटेशन है, उसका रिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, वन एंड ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल 4 जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, आगे भी आता रहेगा। ये श्लोक जो है हमारा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है यूरिन फॉर्मेशन का, मूत्र उत्पत्ति क्या है और कैसे होती है। बहुत सुंदर प्यारा श्लोक है, देखिए क्या कहते हैं, मूत्राशयो मलाधारम प्राण आयतनम उत्तमम। कई सारे क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। मूत्राशयो मलाधारम, मूत्राशय क्या है, मल का आधार है, और क्या है, प्राण आयतनम उत्तमम, जितने प्राण आयतन हैं उसमें सबसे उत्तम है, ठीक। अब यहाँ से शुरू होता है, क्या शुरू होता है इसमें, देखिए कुछ तो कॉन्सेप्ट बजाय फिजियोलॉजी उन्होंने क्रिया को समझाया और उसकी उपमा दे दे के समझाया ताकि आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। क्या बोलते हैं, पक्वाशय गतस्त्र नाड्यो मूत्र भास्तीय, यानी पक्वाशय में गई हुई नाड़ियां, पक्वाशय में से निकली हुई नाड़ियां क्या करती हैं, मूत्र भास्तिया, मूत्र का वहन करती हैं। तो यहाँ मूत्र, हम तो अभी तो मूत्र कह नहीं सकते क्योंकि अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ भी आशय बोला जाता है तो जहाँ जहाँ मूत्र है, चाहे किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरिथ्रा है, वो सब आपका आ जाएगा किसमें, मूत्राशय में आ जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मूत्र का वहाँ पे निर्माण है। क्या करती हैं, तर्पयंती सदा मूत्रम शग्य सरितम सागरम यथा। तो ये इसी प्रकार ब्लैडर का क्या करती हैं, तर्पण करती रहती हैं। तर्पण करती रहती है मतलब इसमें आता रहता है, यहाँ पे किडनियाँ आ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों साइड से समझिए, आपका एफरेंट इफरेंट आर्टियोल हो गया, ठीक, किडनी से निकलने वाली आने वाली, ठीक, एफरेंट इफरेंट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये पक्वाशय गतस्त्र नाड्यो मूत्र भास्तिया तर्पयंती सदा मूत्रम सरितम सागरमेता। यहाँ से पक्वाशय से निकलने वाली नाड़ियाँ जो क्या करती हैं, वह हमेशा क्या करती हैं, ब्लैडर में यूरिन को पहुँचाती रहती हैं। कैसे तर्पयंती सदा मूत्रम सरितम सागरमेता। सरिता किसका पर्याय है, यहाँ पे नदी का पर्याय है, और नदी जैसे सागर को जल देती रहती है, उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो मूत्रवाही नाड़ियां हैं ये क्या करती हैं, आपका मूत्र का वहन करके इसका तर्पण करती रहती हैं, ब्लैडर का तर्पण करती रहती हैं, ब्लैडर की पूर्ति करती रहती हैं। सदा तर्पयंत्री सदा, यानी कि 24 घंटे चलने वाली एक प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होती। जाहिर सी हम लोग भी जानते हैं बंद नहीं होती। अब क्या होता है, फिर आगे उन्होंने बोला सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते मुख न्यासा सहस्त्रश। सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते, इतने सूक्ष्म हैं ये नाड़ियाँ कि हमको ये दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। जैसे नेफ्रॉन्स वगैरह हैं, आप इस तरह से डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते उनके स्ट्रक्चर को, तो क्या इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं कि आप उसको आँखों से वो दिखाई नहीं देती हैं। तर्पयन्ति सूक्ष्मत्वान उपलभ्यन्ते मुख न्यासा सहस्त्रश नाड़ी अभिरूपनीतस्य मूत्रश्यामाशय अंतरात्। यह नाड़ी जो है वह दिखाई नहीं देती है हमको, और क्या होता है, कहाँ पे होती हैं, मूत्रश्यामाशय अंतरात्, जो आपके आमाशय, ठीक है, जो आपके आमाशय से लगी हुई होती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, वह पहुँचाती हैं। तो मूत्रस्य आमाशय अंतरात् का मतलब ये हो जाएगा आपका कि आमाशय और पक्वाशय के साथ में जो चलने वाली हैं या उसके पास जो रहने वाली हैं हजारों नाड़ियाँ, ठीक। तो हजारों नाड़ियों में आप मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स इसको भी ले सकते हैं,
ठीक है। तो आगे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने बोला कि जागृतम स्वपतस्यैव स निस्यन्देन पूर्यते, सोते जागते 24 घंटे क्या होता है, पूरण का कार्य करती रहती हैं, यानी मूत्राशय को भरती रहती हैं, यानी ब्लैडर को भरती रहती हैं। ठीक, कैसे कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, आमुखात सलिले न्यस्तम पार्श्वभ्यम पूर्यते नव घटो यथा तथा विधि बस्ती मूत्रेण पूर्यते। जिस प्रकार एक नया घड़ा आमुखात सलिले, अगर उसको हम लोग मुख तक जल से भर दें तो क्या होगा, अगर 24 घंटे आप बाद देखेंगे कुछ जल की मात्रा उसके अंदर रहेगी। तो जैसे आमुखा सलिले न्यस्तम, मुख तक भरे हुए जो आपका नया घड़ा होता है, पूर्यते नौ घटो, नया घड़ा, जैसे धीरे धीरे रिस रिस करके ब्लैडर रिस रिस करके इसके अंदर जल भर जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, ब्लैडर में आपका मूत्र आ जाता है, या मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होने लगता है। तो इकट्ठा होता रहता है, 24 घंटे चलने वाली क्रिया है, हमको दिखाई नहीं देती। तो ये याद रखिएगा। दो एग्जाम्पल यहाँ पे, एक नदी का एग्जाम्पल है, जैसे नदी सागर को तर्पित करती रहती है, एक दूसरे नंबर पे जैसे घड़ा जो होता है, नवा घड़ा जो होता है, वो जल के अंदर अगर डुबो के रखा जाए तो उसमें भी क्या होगा, कुछ मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है। तो ये उत्पत्ति का श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे चलते हैं। मूत्र व स्रोतस क्या होगा, मूत्र वह द्वे त्रयोमूलम बस्ती मेदम च, बस्ती होगा और क्या होगा, मेद होता है। ठीक, याद रख, बस्ती मेड्रम च, बस्ती मेड्रम च, मूत्र वह द्वे त्रयोमूलम बस्ती मेड्रम च। ठीक, तो बस्ती हो गया और पेनिस हो गया, ये हो गया, और इनका भी वही है, मूत्रवास होता है बस्ती मूलम वंछड़ो च, वंछड़ मतलब ग्रोइन रीजन में, तो दोनों साइड में हमारी क्या होती हैं, किडनियाँ होती हैं, में भी ये उसी को बता रहे हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलें। मूत्र की मात्रा बता देंगे, 4 7 10 चत्वारो मूत्र, मूत्र पुरुष में 4 7 10 4 अंजलि मूत्र की मात्रा। पंचभौतिकत्व, अब इसमें क्या होता है, आप देखिए जल और अनल दोनों होता है, जल और अनल, अनल मतलब अग्नि भी होती है इसमें। ठीक है, जल और अग्नि दोनों महाभूत होते हैं, याद कर लीजिए इसको, तो ज़्यादा समझाने की बात है। अब आता है मूत्र का कार्य क्या होता है। मूत्र का कार्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो शरीर का जो बेसिक आप समझिए, शरीर का जो क्लेद होता है, यानी जो कीचड़ होता है, जो मल होता है, उसको क्या करते हैं, क्लेद वहानाम, क्लेद को बाहर निकालना, यानी शरीर का जो क्लेदित पार्ट है उसको बाहर निकालना, ये मूत्र का कार्य है। बाकी आप देखिए, बस्ती पूर्णम विक्लेदम मूत्रम, बस्ती का पूर्ण करना और विक्लेदन करना, यानी क्लेद को बाहर निकालना। क्लेद क्या होता है, क्लेद आर्द्रत्वम च हारस्य तत्स्य विवेकात पृथक करणात् पृथक्वा जातम। ठीक, ये जो काम क्या बता रहे हैं कि मूत्र बस्ती का पूरण करता है और शरीर से क्लेद को दूर करता है, यानी कि शरीर में जो त्याज्य रूपी जो मल जो भी बना हुआ है उसको बाहर निकालने का कार्य मूत्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक, विक्लेदन करना, क्लेद को बाहर निकालना। मूत्रस्य क्लेद वहानाम, सेम चीज, क्लेद का वहन कर देना, बाहर निकाल देना। ये देखिए, मारुते प्रगुड़े बस्त मूत्रम सम्यक प्रवर्तते विकाराम विविधाश्चपि प्रतिलोमे भवन्ति च, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो वायु अनुकूल स्थिति में रहेगी तो मूत्र की बस्ती से सम्यक प्रवृत्ति होगी। कौन सी वायु, अपान वायु, अपान वायु। अपान वायु यदि सम्यक मात्रा में रहेगी या सम्यक रूप से रहेगी तो वह शरीर से इसको बाहर निकालेगी। विकारा विविधाश्चपि प्रतिलोमे भवन्ति, और कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर देगी अगर यह सही रूप में नहीं है तो। क्लियर? ठीक, आगे चलें। मूत्र के कार्य एक हो गया। अब आया मूत्र क्षय और वृद्धि के लक्षण। मूत्र क्षय देखिए क्या होगा। मूत्र क्षय पहले छोटा याद कर लीजिए, बस्ती तो दो अल्प मूत्रता, बस्ती में पेन होगा,
और अल्पमूत्रता, मूत्र है ही नहीं तो मूत्र आएगा नहीं तो अल्पमूत्रता होगी। चरक जी क्या कह रहे हैं, मूत्र की क्षय, मूत्र की क्षय, मूत्र विवर्ण, मूत्र में विवर्णता, जो उसका प्राकृत वर्ण है वो नहीं दिखाई देगा। प्राकृत वर्ण मान लीजिए लाइट येलो होता है तो डार्क येलो हो जाएगा मूत्र क्षय की स्थिति में, तो विवर्ण विवर्ण हो जाएगा। पिपासा होगी, क्यों पिपासा होगी, होम्योस्टेसिक मैकेनिज्म है, आपको यूरिन की कमी हो रही है, जाहिर सी बात है जल धातु की कमी हो रही तो आपको प्यास लगेगी। बाधते च मुखम च, मुख सूख जाएगा, तो कुल मिला के क्या है, वो थ्रस्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा मूत्र क्षय की स्थिति में। ठीक, क्लियर। आगे देखें, नीचे वाला देख ही लिए हम लोग। अब आता है मूत्र वृद्धि के लक्षण। मूत्र वृद्धि में क्या होगा, मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर में क्या होता है, बार बार, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, बार बार इच्छा होगी यूरिन जाने की। बस्ती तोदम आधमानम च, बस्ती में पेन होगा और आधमान होगा। ठीक, मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृत्य अपकृत संज्ञताम, यानी कि यूरिन होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि यूरिन अभी पास नहीं हुआ है, बार बार इसे लगेगा कि पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा यूरिन अभी और आ रहा। तो ये मूत्र वृद्धि का लक्षण है। आप यूरिन करके आएंगे 2 मिनट बाद फिर लगेगा कि मुझे फिर से जाना चाहिए, तो कृत्य अपकृतम संज्ञा। ठीक, हुआ है नहीं हुआ है वैसा महसूस होगा, तो ये क्या कहलाता है, ये भी बाकी बस्ती तोद वगैरह तो इसमें भी मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कृत्य अपकृत संज्ञता किसमें मिलता है, अष्टांग हृदय ने बताया है मूत्र वृद्धि के लक्षण में। ठीक, क्लियर। अब लास्ट है वो 2-4 स्लाइड का और है, इसको भी सुन लीजिए, इतना धैर्य से सुन लिए तो पूरा मल आपका एक ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मला स्वेदस्तु मेधसा, मल क्या है, मल किसका है, ये मेद का है, किसका, मला स्वेदस्तु मेधसा। ठीक, बहुत बार बार श्लोक आया है, बड़ा वाला भी याद करिए, छोटा वाला भी याद करिए, भी याद रखिए। आचार्य चरक ने स्वेद व सोतस का वर्णन किया है। ठीक, हमें पता है अस्थि मज्जा स्वेद का वर्णन किसने नहीं माना है, सुश्रुत ने नहीं किया है। स्वेद वहां नाम सोसा मेदो मूलम लोम कूपाश्च, इसका क्या होता है, मेदो मूलम लोम कूपाश्च, मेद का, और मेद इसका मूल है और लोम इसके मूल होते हैं। ठीक, जहाँ से इसका स्रोतस के बारे में आते हैं। तो मेद का तो मल ही है तो रहेगा ही, और लोम क्या है, जो त्वचा, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हीं के साथ स्वेट ग्लैंड भी ज़्यादातर पाई जाती हैं, इसलिए वो उसी के मूल कहलाते हैं। क्लियर। आगे देखें, प्रमाण, त्वचा के नीचे उदक धरा है, लसिका है और स्वेद का सम्मिलित प्रमाण क्या होता है, 10 अंजलि होता है। ठीक, 10 अंजलि, जो मैं आपको बताया था क्या होता है, मूत्र पुरुष स्वेद, मूत्र पुरुष स्वेद क्या होगा, 4, 7 और 10, 4, 7 और 10। ठीक, मूत्र पुरुष स्वेद इसका प्रमाण हो गया। आगे श्लोक देखिए क्या लिखा है। अब त्वचा तो जाहिर सी बात है पूरे सर्व शरीर में है, ये आपको पता है। तो श्लोक पढ़ जाए, यतु सर्व शरीर चरम बाह्याम तो अभिभति, यानी कि जो सर्व शरीर में है वह क्या है, त्वचा है, जाहिर सी बात है। यह तो त्वग अंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते, यह चुष्मणाम अनुबंधम लोप कूपे निष्पदितम स्वेदम शब्दम आपनोति तद उदकम 10 अंजलि प्रमाणे। तो प्रमाण बताते समय उन्होंने बताया कि ये कहाँ होता है, क्या स्वेद उत्पन्न कहाँ से होता है। तो स्वेद उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, देखिए जो त्वचा है आपकी, ठीक है, जो जल संपूर्ण शरीर में चलते हुए बाहरी त्वचा, तो बाहरी त्वचा क्या है, चरक का है, तो उदक धरा त्वग बाह्या, उदक धरा त्वचा जो पहली त्वचा है, ठीक, के धारण पोषण करता है। और जो जल, साथ में इन्होंने क्या बोला कि जल भी साथ में ऐड किया है। ठीक, यद त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते, तो जो उसके अंदर जो जल उसके त्वचा के नीचे है जिसको लसिका वो बोल रहे हैं। ठीक, लसिका और श्वेत का क्या प्रमाण है, ये जो क्वेश्चन है तो उसमें ये बताया गया है कि जो त्वचा में व्रण होने पर लसिका नाम से जाना जाता है, और जो गर्मियों में जो उष्णतम अनुबंधम, उष्ण अनुबंध जब होता है तो लोमकूपों से निष्पवत बाहर निकलता है, उसको हम स्वेद नाम से बोलते हैं। तद उदकम, उस जल का प्रमाण जो होता है 10 अंजलि होता है। यानी स्वेद भी हो गया, लसिका भी हो गया, कुछ उसके अंदर और भी जो वाटर कंटेंट हो गए, उन सबको मिला के 10 अंजलि प्रमाण होता है। ठीक, याद हुआ। आगे देखते हैं, स्वेद का पंचभौतिक अस्त्र, जाहिर सी बात है। स्वेद स्तन्यम च, स्तन्य भी क्या था, जल महाभूत अधिकता वाला था, ये भी क्या होता है, ये दोनों क्या है, जल महाभूत की अधिकता है। क्या है,
जल महाभूत के दिखता होगा। ठीक, स्वेद के कर्म क्या होगा? स्वेद क्लेद त्वक सकुमार्यतम कृत। स्वेद रहेगा तो त्वचा में क्या रहेगी? सुकुमारता, रुक्षता नहीं होगी। ठंडियों में स्वेद नहीं आता तो क्या होता है? रुक्षता हो जाती है। इसमें क्या होगा? रुक्षता नहीं होगी अगर सम्यक रूप से कार्य कर रहा होगा। स्वेदस्य क्लेद विधृति, ठीक, वही क्लेद इसको उत्पन्न करने वाला है, त्वचा में क्या लाने वाला है आपके? क्योंकि जल महाभूत की अधिकता है ना, इसीलिए त्वचा को आर्द्र और सुकुमार बनाए रखता है। ठीक, और क्लेद को भी थोड़ा सा धारण करके रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है हम लोग का, आगे देखते हैं क्षय वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है। स्वेद क्षय के लक्षण, अब चूंकि चरक ने बताया उसमें अपना थोड़ा सा ही वर्णन है, तो देखिए स्वेद क्षय स्तब्ध रोम कूपता, क्या है? स्तब्ध रोम कूपता त्वक शोष, स्तब्ध रोम कूपता त्वक शोष स्पर्श वैगुड्यम, स्पर्श में बिगुड़ता होगी, यानी कि सही समझ में नहीं आता है, टच जैसे होता है ना, पता नहीं चलता स्पर्श हुआ या नहीं हुआ, तो त्वचा रोगों में ज़्यादा दिखाई दे, बहुत ज़्यादा रुक्षता हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाती, तब ऐसी स्थिति होती है। फिर क्या है? स्तब्ध रोमकुंभता, रोमकुंभ क्या है? स्तब्ध हो जाएंगे, त्वक में रुक्षता आ जाएगी, स्पर्श वैगुण्यता हो जाएगी, स्पर्श समझ में नहीं आएगा। ठीक, फिर अष्टांग हृदय का देखिए, स्वेदे रोम च्युति, रोम गिर जाएंगे, स्तब्ध रोमता, स्फुटनम त्वचा, त्वचा भी क्या हो जाएगा? स्फुटित हो जाएगा, क्योंकि स्वेद का कार्य हम क्या पढ़ रहे थे? त्वचा की सुकुमारता, सुकुमारता और क्लेद को वहन करना है। तो क्लेद उसके साथ रहता है, स्वेद उसके साथ रहता है ना, तो उससे क्या होता है? मॉइस्चर बना रहता है। ठीक, तो ये हो गया स्वेद क्षय के लक्षण। स्वेद वृद्धि में क्या होगा? जाहिर सी बात है, वृद्धि होगा तो क्या होगा? मेद का मल होता है, तो स्वेद त्वचो दौर्गंध्यम कंडूच, दौर्गंध्य होगा और खुजली होती है, कंडुता होती है। ठीक, फिर आता है स्वेदो अति स्वेदम दौर्गंध्यम कंडू एव चलत, क्योंकि स्वेद ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? स्मेल भी ज़्यादा आएगी और ईचिंग वगैरह भी हो सकती है। कंडू मतलब क्या होता है? ईचिंग। ठीक, खुजली को हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा मल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। एक लेक्चर में आपका रेडी है, तो जितना भी समय इसमें लगा होगा 30-35 मिनट, उसको पूरा 2 या 3 बार आप देख लेंगे तो आपका मल वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।